लास्ट के करीब 15 दिन बच चुके हैं नीट एग्जाम के। हमें वो कौन से टॉपिक्स करने चाहिए जिससे एग्जाम में ज्यादा स्कोर हम बायोलॉजी में हासिल कर पाएं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं जिन टॉपिक से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये वीडियो को कंप्लीट देखना। इसका सेकंड पार्ट भी क्लास 12th वाला पार्ट आने वाला है, ये क्लास 11th का पार्ट है। तो आज 11th के पार्ट को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को तुम्हें ध्यान से सुनना है और अपनी एनसीईआरटी में बाद में मार्क भी कर लेना। क्या क्या बात है, स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी कंटेंट्स ऑफ क्लास 11 सिलेबस। डायरेक्ट के मैंने जितने भी स्क्रीनशॉट लिए हैं, ये नीट के वेबसाइट की जो ब्रोशर होती है जहां से सिलेबस को देखकर एग्जामिनर पेपर को सेट करता है, ये वो ब्रोशर है। तो उसके स्क्रीनशॉट तुम्हारे सामने अवेलेबल है। क्लास 11th में टोटल 5 यूनिट हैं। यूनिट जो पहला है इसको कहते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पता है डाइवर्सिटी में टोटल 4 चैप्टर हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये 4 चैप्टर से टोटल करीब 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। आओ देखते हैं इन 4 चैप्टर में किन चीजों पे फोकस करना है। ये है पहले चैप्टर का पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके जो रूल्स हैं ना एनसीईआरटी में, ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके रूल्स एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये रूल्स एक याद रखना है। इसके बाद ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, म्यूजियम, जू, हर्बेरिया, बोटैनिकल गार्डन, इनको एक बार क्विक रिवीजन तुम्हें करना है। और लास्ट में जो है ना फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग, वो चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना, व्हाट इज लिविंग में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे ज्यादा क्वेश्चंस आज तक पूछे नहीं गए हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बनेंगे वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से बनेंगे। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में टोटल 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होते हैं। उसमें जीनस का पैराग्राफ और स्पीसीज का पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और ये पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए, स्पीसीज से लेकर किंगडम तक का। एनसीईआरटी में एक बॉक्स है जिसमें 4 ऑर्गेनिज्म की पूरी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बताई गई है, उस बॉक्स पे भी फोकस करना है तुम्हें। स्पीसीज के कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस करना है और खासकर जो अर्नेस्ट मेयर ने बात की है। सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात याद रखना और टैक्सोनॉमी में आईएनसी की बात याद रखना, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ये बातें जरूरी हैं इसमें, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। ये जो मेन पॉइंट्स मैंने तुमको बताए, जो अभी तुम्हें क्विक रिव्यू करना है। इसके बाद सेकंड चैप्टर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, जैसे विटैकर। उसके बाद सेकंड पेज में ही एक बड़ा सा डब्बा मिलेगा, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है उस डब्बे में। जितने भी क्वेश्चंस बने हैं आज तक, मोनरा पे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, सबसे ज्यादा मोनरा पे। मोनरा ज्यादा बड़ा नहीं है, मोनरा में खासकर जो चीजें हैं ना, वो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं डायग्राम के साथ में। जैसे हेट्रोसिस्ट दे रखा है डायग्राम में, बैक्टीरिया के 4 शेप्स दे रखे हैं डायग्राम में, तो उनको तुम्हें अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो मोनरा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। पिछले 11 से 12 सालों की हिस्ट्री में जो देखा गया है, नीट के हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं प्रोटिस्टा, फंजाई वगैरह से जो बनाए गए हैं, ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इनमें से 4 में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। और ये नीट में एक पैटर्न चला है कि कभी भी दूसरे चैप्टर से ओवरलैपिंग कर कभी स्टेटमेंट नहीं आते। अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट सारे इसी चैप्टर्स के होंगे। तो मोनरा पे ज्यादा फोकस करेंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई की डायग्राम अच्छे से देख लेंगे और एग्जांपल्स मस्ट हैं। और इसके बाद वायरॉइड के अलावा प्रायॉन्स भी है शामिल, जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और वायरॉइड से भी, वायरस तो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, सब लोग जानते हैं, लेकिन फोकस अच्छे से करेंगे प्रायॉन्स की 4 लाइनों पे जिनमें बीमारियां हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस वगैरह। तो इस पे अच्छे से फोकस करेंगे मोनरा वाले पोर्शन पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। एग्जाम्पल्स पहली नजर में देखना है। लास्ट में हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया, केल्प्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फ्यूकस डिप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल है ना। तो ओवरऑल ये एग्जाम्पल्स मस्ट हैं याद रखने। इसके बाद
एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। एग्जाम्पल्स प्लस डायग्राम। तुम बोलोगे डायग्राम तो नहीं आ रहा पिछले 7-8 सालों से, कभी भी आने के चांसेस बन सकते हैं, इसलिए डायग्राम अच्छे से देख लें और डायग्राम की लेबलिंग इंपॉर्टेंट यहां पे है। तो ओवरऑल ये फीचर्स हमें यहां पे ध्यान रखने हैं। लास्ट में जब एंजियोस्पर्म में जाओगे तो एंजियोस्पर्म में वहां पे कुछ कुछ टर्म है, जैसे वॉल्फिया, वो ध्यान रख लेना। इक्लिप्टस के बारे में ध्यान रख लेना। बाकी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का 3 एम्प्लॉयडी होता है, वो ध्यान रख लेना। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। गेमा कप की बात करें, ब्रायोफाइटा में बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइटा का प्रोथैलस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टेरिडोफाइटा में ही हेट्रोस्पोरस क्या होता है, होमोस्पोरस क्या होता है। टेरिडोफाइटा के हेट्रोस्पोरस के 2 एग्जाम्पल जैसे सिलाजिनेला, साल्विनिया पूछे जाते हैं। रेड एल्गी में याद रखना कभी मोटाइलस स्टेजेस नहीं मिलता। ये सब बिल्कुल क्विक लाइन है ना, एक बार रिकैप करना है इन लाइनों को जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, एनिमल किंगडम में ना तुम्हें एक कंपैरेटिव स्टडी लेकर चलना होगा, कंपेयर करना होगा। जैसे प्लैटीहेलमिन्थस में एसिलोमेट कंडीशन है, एस्केलमिन्थस में आया सीडोसिलोमेट और आगे सारे मिल रहे हैं सीलोमेट। तो ऐसे तुमको याद रखनी है चीजें। ओवरऑल एग्जांपल्स मस्ट हैं, डायग्राम्स भी देख लेना और एग्जांपल्स मस्ट है। जैसे मैंने तुमसे बोला पेनाटूला तो बोलोगे सी पेन के बारे में, फैस्यूला तो लीवर फ्लूक के बारे में, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच के बारे में, ये याद होने चाहिए। प्लस एनसीईआरटी में जितने डार्क हाइलाइटेड होते हैं ना, जैसे प्रोबोसिस ग्लैंड किन में होता है तो पता होना चाहिए, हेमिकॉर्डेटा में होता है। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल, सेफेलो के एग्जाम्पल, ये सब याद होना चाहिए। इसके बाद जितनी भी वर्ड मैं बोल रहा हूं उन वर्ड्स को एक बार अच्छे से देखना है। जैसे मेटाजेनेसिस क्या होता है, इसके बाद ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, बायोलुमिनेसेंस क्या है, रीजनरेशन कैपेसिटी क्या है, मस्क्यूलर फेरिंग्स क्या है, सेगमेंटेशन कहां कहां है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस किन में है, मस्क्यूलर फुट, विसरल हम्प वगैरह किस में देखने को मिल रहा है, रेडुला किस में मिल रहा है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम किस में है, वाटर कैनाल सिस्टम किस में है, ये बातें। फिर मैमल्स के कुछ खास फीचर जैसे हेट्रोडॉन डेंटिशन, ये सब पे अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, अभी तो मैं क्विक रिकैप कर रहा हूं तुम्हें, फिर सारे टॉपिक्स में डील भी करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पहला यूनिट हो गया तुम्हारा कंप्लीट, जिसमें एग्जांपल्स पे मैक्सिमम फोकस हमें करना है। इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में, इसमें टोटल 3 चैप्टर्स आते हैं। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, इसमें जैसे इसमें भी एग्जांपल बेस्ड ही है। जैसे हाइपोगाइनस में बोलूं तो एनसीईआरटी की सारी फैमिलीज हाइपोगाइनस है। फिर मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, पेरीगाइनस, प्लम, रोज, पीच, एपिगाइनस रोज, एपिगाइनस का ग्वावा, क्यूकम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। एग्जांपल्स बिल्कुल टिप पे। और बाकी टर्म की बात करें तो टर्म भी पता होना चाहिए, जैसे मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस, है ना, टर्म पता होना चाहिए तुम्हें। तो ओवरऑल एनाटॉमी में टिश्यू की स्टडी देख लेनी है अच्छे से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, इंटरकैलरी जैसे कहां प्रेजेंट होता है, ये सब बातें देख लेनी है। इन्फ्लोरेसेंस में दोनों पे अच्छे से डिफरेंस देख लेना है कि कौन है बेसिपेटल और कौन है तुम्हारा एक्रोपेटल, तो ये चीजें देख लेनी। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्फ्लोरेसेंस का पोर्शन हुआ। सीड की बात करें ना तो मोनोकॉट सीड में एलिरॉन लेयर और स्कूटेलम पे फोकस करना। इंडोस्पर्मस और नॉन इंडोस्पर्मस के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। ये सब एग्जांपल्स वगैरह अच्छे से तुम्हें देख लेना है। प्लांट एनाटॉमी में सबसे ज्यादा आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकेंडरी ग्रोथ से, तो सेकेंडरी ग्रोथ में लास्ट के 3 पेज पे अच्छे से फोकस करना है। बार्क में क्या क्या चीजें आती हैं, पेरिडर्म क्या होता है, ये सब बातें तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, लिविंग कौन है, डेड कौन है, ऐसे ही जाइलम में लिविंग कौन है, डेड कौन है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें तो एनिमल टिश्यू में क्या फोकस करना है कि कौन सी टिश्यू कहां प्रेजेंट है। जैसे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू तो स्टमक और इंटेस्टाइन में, क्यूबॉइडल कहां है तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में बात करेंगे, और बाकी नेफ्रॉन में जो पीसीटी डीसीटी में देखने को मिलेगा। तो एग्जांपल्स मस्ट हैं। इसके बाद एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के क्या क्या सिक्रीशंस हैं। 3 तरीके के जंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, इनको याद रखना है तुम्हें। इसके बाद आगे चलोगे कनेक्टिव टिश्यू आएगा, इसमें टेंडन का काम और लिगामेंट्स का काम। टेंडन बोन टू मसल्स, लिगामेंट बोन टू बोन, पता होना चाहिए ये तुम्हें। इसके बाद आगे चलोगे बोन और कार्टिलेज की बात होती है, बोन के बारे में
और कार्टिलेज के बारे में छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। तो बोन में हीमोपोएसिस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसमें प्लायबल प्रॉपर्टी होती है, किसमें नॉन प्लायबल प्रॉपर्टी है, कौन कंप्रेशन को रेसिस्ट कर सकता है, ये बेसिक सी बातें। इसके बाद अर्थवर्म को पूरा रीड करना है, फ्रॉग को भी पूरा रीड करना है और कॉकरोच पे अच्छे से फोकस देना है, कॉकरोच पे ज्यादा फोकस देना है। अब एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं जिक्र है इसमें नीट के ब्रोशर में फ्रॉग और अर्थवर्म का, लेकिन पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, इसलिए उनको भी एक बार अच्छे से रीड करना होगा तुम्हें। तो कॉकरोच के बारे में सब कुछ है ना, कॉकरोच का डाइजेस्टिव जैसे क्रॉप का फंक्शन क्या है, गिजार्ड क्या है, प्रोवेंट्रिक्यूलस क्या है, हेपेटिक सीकी क्या है, मालपिगियन ट्यूबल्स क्या है। सर्कुलेटरी की बात करें तो कितने चैम्बर हार्ट हैं, एंटीरियर एरोटा क्या है, टोटल एलरी मसल्स कितने हैं। रेस्पिरेटरी में बात करें कितने पेयर स्फिंक्टर्स होते हैं, जो ट्रैक्यूल्स है उसका क्या काम है, स्फिंक्टर्स वगैरह देख लेना है। नर्वस में कि अगर हेड को कट कर दिया जाए तो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। ऐसे ही नर्वस में ब्रेन कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन होता है, वो सब बातें याद रखनी है। फिर थोरैक्स में कितने होते हैं गैंग्लियंस, तो होते हैं 3 पेयर, ऐसे ही तुम्हें एब्डोमेन में ध्यान रखना है। रिप्रोडक्टिव में अस्पर्मेथिका कितनी पेयर है, कहां होती है, टेस्टिस कहां होती है, कौन से सेगमेंट पे, ओवरी कहां होती है, ये सब बातें ध्यान रखनी है तुम्हें। और 9 से 10 उथिका, एक उथिका में 14 से 16 अंडे होते हैं, पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट होता है, ये बातें। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 जिसमें टोटल 3 चैप्टर आते हैं, सेल, बायोमॉलिक्यूल और सेल डिवीजन। सेल की बात करें तो स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट के नाम जो सेल थियरी के अंदर आते हैं उन पे फोकस करना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस, इस पे क्वेश्चन आते हैं, और खासकर प्रोकैरियोट्स में क्या आएगा, मेसोसोम क्या है, क्रोमैटोफोर क्या है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, खासकर इंक्लूजन बॉडी क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। गैस वैक्यूल के बारे में, ये सब टर्म एक बार देख लेना है अच्छे से, ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर वगैरह टर्म एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस में वैक्यूल किन में होता है, सेल वॉल किन में होता है, क्लोरोप्लास्ट किन में होता है, तो सारी चीजें प्लांट सेल में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेल एनवेलप किन किन चीजों से बना, ये ध्यान रख लेना। सेल मेम्ब्रेन में डेट याद रखना 1950 वाली। प्रोटीन और लिपिड्स का क्या होता है परसेंटेज, तो 52 होता है और 40 होता है प्रोटीन लिपिड्स का, ये ध्यान रखना। फॉस्फोलिपिड होता है, और किस एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे किया जाता है ना, इंटीग्रल और पेरिफेरल, वो ध्यान रख लेना तुम। सोडियम पोटेशियम पंप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात होगी, और क्या क्या काम होता है, पानी तो ऑस्मोसिस। फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन 1972। फिर सेल मेम्ब्रेन के मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल का, इतनी बातें सेल मेम्ब्रेन में। सेल वॉल के फंक्शन जरूर देख लेना, और सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा देख लेना। और इसके बाद इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, तो टोटल 4, इजी लव। इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर, एसीआर, सिंपल। गोल्जी बॉडी में क्या काम है, तो पैकेजिंग, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। लाइसोसोम कौन से पीएच पे काम करेगा और किसने बनाया, तो गोल्जी बॉडी ने बनाया। वैक्यूल्स की बात, टोनोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, और इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है, ये बातें। फिर इसके बाद राइबोसोम, प्लास्टिड, ये सबको अच्छे से एक बार देख लेना है, ठीक है। सेंट्रियोल का काम तो सेल डिवीजन वगैरह में काम होता है। न्यूक्लियोलस में क्या बात करेंगे, तो आरएनए की बात करेंगे, राइबोसोम वगैरह से रिलेटेड है ये। फिर यहां पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, तो इस पे फोकस करना है। बायोमॉलिक्यूल में चलें तो बायोमॉलिक्यूल में कुछ बातें, जैसे सेल्यूलोज की बात करें, रूबिस्को की बात करें कि दुनिया में बहुत ज्यादा अबंडेंट है पूरे बायोस्फीयर में। प्लांट्स की बात करें तो उनमें सेल्यूलोज है। ये सब कुछ बेसिक सी चीजें याद रखनी है। इसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं एनसीईआरटी में, पेज नंबर 3 पे, अगर हम चैप्टर नंबर 9 में चलें तो उसको ध्यान रखना है एक बार अच्छे से। और बाकी इंजाइम्स के बारे में ना, इंजाइम के जो एक्शन होते हैं उनको बिल्कुल सीक्वेंस में, 4 स्टेप एनसीईआरटी में है, वो सीक्वेंस तुमको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, पीएच से क्या रिलेशन है उसका, उस पर फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के जो डब्बे हैं ना इस चैप्टर में, जैसे एक प्रोटीन वाला डब्बा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला डब्बा है,
एवरेज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स वाला डब्बा है, उस पर अच्छे से काम करना है। नेक्स्ट, सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस में भी सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोफेज, फर्स्ट के सारे स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस, सब में क्या क्या आखिर होते हैं, जैसे साइनेप्सिस कहाँ होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, डिसॉल्व कहाँ होता है, काइजमाटा कहाँ बनता है, काइजमाटा कहाँ खत्म होता है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, ये बातें बहुत पूछी जाती हैं। इसके बाद पोल पे जाने के लिए तो बात करेंगे एनाफेज, है ना, इक्वेटर पे तो मेटाफेज, ये बातें ध्यान रखनी है और ओवरऑल देख लेना है तुम्हें सिग्निफिकेंस दोनों का, जैसे जर्म सेल्स के लिए, गैमेट्स के लिए, या इवोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए, या म्यूटेशन वगैरह जो भी चीजें हैं वो आती हैं मियोसिस, और बाकी ग्रोथ वगैरह माइटोसिस। प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल 5 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है तुम्हें वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पे फोकस करना है। मास फ्लो हाइपोथेसिस मतलब खाना कैसे पहुंचाया जाता है, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे है। इम्बाइबिशन में तुम्हें ध्यान रखना है, इम्बाइबिशन की अगर बात करें यहां पे तो इम्बाइबिशन का एप्लीकेशन, जो सीड बोया जाता है उससे प्लांट निकल कर आता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल का जो एक इक्वेशन है उस इक्वेशन पे फोकस करना है मेनली। एपोप्लास्ट में एनर्जी नहीं लगती, सिम्प्लास्ट में एनर्जी लगती है। रूट प्रेशर और गटेशन के बारे में, गटेशन इवनिंग में होता है या अर्ली मॉर्निंग में होता है, रूट प्रेशर की वजह से ही जनरेट होता है। ट्रांसपिरेशन एक निगेटिव प्रेशर है, रूट प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है। ये सब बातें ध्यान रखनी है तुम्हें। और स्टार्टिंग का तो पोर्शन बड़ा सिंपल है जिसमें हम बात करते हैं, एक डिफरेंस है एनसीईआरटी के ना, चौथे पेज में जाओगे तुम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में तो एक तुमको डिफरेंस नजर आएगा, वो डिफरेंस पे अच्छे से काम तुम्हें करना है, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट वगैरह के भी डिफरेंस है। मिनरल न्यूट्रिशन में सारे मिनरल्स के काम तुम्हें याद करने हैं, एक एक काम, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा तो बोलेंगे यहाँ पे पोटेशियम आयन, ऐसे ही राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है तो मैग्नीशियम वगैरह, क्लोरोफिल की बात करें तो ऐसे ही ओवरऑल ध्यान रखना है तुम्हें। तो ओवरऑल सबके रोल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद मिनरल टॉक्सिसिटी के कारण क्या क्या होता है, तो बस 2 लाइन वहां पे है इंपॉर्टेंट कि किस किस चीज की कमी हो जाएगी उसको देख लेना है तुम्हें, और बाकी नाइट्रोजन फिक्सेशन को तुम्हें अच्छे से देखना है। नाइट्रोजन साइकिल के बैक्टीरिया को तुम्हें अच्छे से रिवाइज करना है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जैसे एक अमोनिया के लिए कितने, तो 8 एटीपी की जरूरत पड़ेगी, 2 के लिए तो 16 एटीपी की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन स्कैवेंजर लेग हेमोग्लोबिन तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात यहां पे हमारी है। फोटोसिंथेसिस में अगर देखें तो हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं पूछे जाते, ज्यादा फोकस किया जाता है C3 और C4 पाथवे। जैसे C3 की बात करें तो इसमें ध्यान रखना है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है दोनों का, पहला स्टेबल प्रोडक्ट दोनों का कौन बनता है, फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ये ध्यान रखना। इसके बाद नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में कहां PS1 का इन्वॉल्वमेंट है, कहां PS2 का इन्वॉल्वमेंट है, ये तो कम से कम देख कर जाएं। और इसके बाद ये बेसिक सी बातें कम से कम इसमें ध्यान रखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन की बात करें, इसमें कुछ मेजर पाथवे हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस की बात इसमें करनी है हमें, इसमें क्रेब्स साइकिल की बात करनी है और इसमें ETS की बात करनी है। इसमें ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो सब में होता है, ग्लाइकोलिसिस से कितना ATP निकल कर आया ये देखना है तुम्हें, क्रेब्स साइकिल से कितना निकल कर आया और ETS में कितना फाइनली निकल रहा है, जैसे एक FADH2 से कितने ATP, एक NADH2 से कितने ATP, और लास्ट में इसके वैल्यू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के और ऑर्गेनिक एसिड्स के। कार्बोहाइड्रेट का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्रोटीन का वैल्यू 0.9, फैट का वैल्यू 0.7, ऑर्गेनिक एसिड का वैल्यू 1 से ज्यादा। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ATP जोड़ लेना कितना आएगा, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है ATP का इसमें। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे अच्छे से तुम्हें काम करना है, जितने भी है ना सबके फंक्शन तुमको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। एक एक का फंक्शन ध्यान रखना, मैंने ट्रिक भी बताया है अंतिम युद्ध में, उसे ध्यान रखना। ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 7 चैप्टर्स आते हैं। इनमें ज्यादातर तुम रिवाइज करते हो इन चैप्टर्स को तो तुम्हें अच्छे से एक आइडिया लगेगा। इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पहले ही मैं क्लियर कर दूं, ये जितने भी डिसऑर्डर्स है ना इनको एक बार अच्छे से क्विक रिव्यू करना है। कैलोरीफिक वैल्यू से क्वेश्चन नहीं बने हैं कुछ सालों से, इस बार बन सकते हैं।
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की वैल्यू ध्यान रखना है तुम्हें। इसके बाद कौन सा एंजाइम क्या काम कर रहे हैं, इसका मैंने चार्ट पहले भी बताया है, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, डिसऑर्डर्स तो है ही इंपॉर्टेंट, इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला जो टॉपिक है ना, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 को ले जाने वाले कौन कौन है, CO2 को ले जाने वाले कौन कौन है, कहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का असर होगा, कहां पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट जाएगा, कहां पे लेफ्ट जाएगा, इनको ध्यान रखना है तुम्हें। वॉल्यूम्स को देख लेना एक बार, क्विक रिवाइज कर इन पे ज्यादा फोकस करना है तुम्हें, ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज में जो 3 मेम्ब्रेन होती है और लेस देन 1 mm उनका थिकनेस होता है, इसलिए अच्छे से हो पाती है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जो ब्लड का कंपोजिशन है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसमें कुछ कुछ पॉइंट, जैसे स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जिंदगी 120 दिन की होती है। डब्ल्यूबीसी में 5 बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल, बेसोफिल वगैरह, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट वगैरह, उनको देख लेना, परसेंटेज वगैरह। इसके बाद ब्लड ग्रुप कौन किसको देगा, ये तुमको आइडिया लगता ही है। इसके बाद टॉपिक है मदर पॉजिटिव बच्चा नेगेटिव, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाला, वो ध्यान रखना है तुम्हें। ब्लड कोगुलेशन का पूरा स्टेप इंपॉर्टेंट है। लिम्फ की बात करें तो लिम्फ में डब्ल्यूबीसी का अमाउंट ज्यादा होता है, आरबीसी नहीं होता है। इसके बाद ह्यूमन हार्ट मेसोडर्मल होता है। कार्डियक साइकिल को देख लेना एक बार, ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है कार्डियक साइकिल पर, ठीक है। इसके बाद ईसीजी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पी क्या, क्यू आरएस क्या, टी क्या, हार्ट बीट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्यूआरएस को काउंट कर लेंगे। इसके बाद डबल सर्कुलेशन बर्ड्स और मैमल्स में होता है। और इसके बाद देख लेना है डिसऑर्डर, तो बड़े इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो स्टार्टिंग में ही दे रखा है अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, ये दे रखा है। इसमें किस में पानी की जरूरत सबसे ज्यादा, कौन सबसे ज्यादा जहरीला, टॉक्सिसिटी सीक्वेंस पूछी जाती है, कौन सा ऑर्गेनिज्म का क्या स्ट्रक्चर होगा, ये देख लेना है तुम्हें अच्छे से, ठीक है। इसके बाद बीमारियां तो सारी इंपॉर्टेंट हैं ही, बीमारियों में सब कुछ फोकस करना है यहां पे अच्छे से। इसके बाद रास मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है और एएनएफ प्रेशर को डिक्रीज करता है, यह ध्यान रखना है तुम्हें। रास मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। यूरिन फॉर्मेशन के लिए वो तीनों स्टेप, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, इस पे एनसीईआरटी के पॉइंट्स अच्छे से देखना। नेफ्रॉन में हेनलीज लूप वाला पोर्शन पूछा जाता है, कौन परमेबल है, कौन इम्परमेबल है, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की अगर हम बात करें तो पहले तो डिसऑर्डर सारे ध्यान रखना। ज्वाइंट के नाम बड़े पूछे जाते हैं, जैसे सैडल ज्वाइंट कहां है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहां है, यहां पे कौन सा ज्वाइंट होगा, ये सब पूछे जाते हैं। तो ज्वाइंट वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल सिलेबस पे मत उलझो, जो पढ़े हो तुम बस वही है प्रैक्टिकल सिलेबस तुम्हारा। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम, कौन सा प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन वगैरह, इसको देख लेना है तुमको अच्छे से। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले आई और ईयर पे अच्छे से फोकस करना, क्योंकि यहीं से 1-2 क्वेश्चन निकल जाते हैं। और बाकी ज्यादा इस चैप्टर में मत उलझना, इसमें मेनली फोकस ब्रेन वाले पोर्शन पे कर लेना। न्यूरॉन से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं नहीं, तो मेनली फोकस करना आई और ईयर पे इस चैप्टर में, जो कि मेन दम है इसमें। केमिकल कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर में याद करने वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर में जितने भी हार्मोन्स के फंक्शन हैं और प्लस उनसे क्या डिसऑर्डर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एनसीईआरटी ने लिखा भी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिजीजेज, डिसऑर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बस ब्रीफ में जानना है, ज्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं जानना है। तो कहीं भी बीमारियां मिल जाए, बीमारियों पे फोकस अच्छे से करना। और इन सारे ग्लैंड्स में भी अगर हम बात करें तो सबसे खास है पैनक्रियाज। गोनैड्स तो तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ लेते हो, तो पैनक्रियाज सबसे खास है और हाइपोथैलेमस सबसे खास है। और जितने हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, सबका फंक्शन क्या क्या है, ये एक बार अच्छे से तुम्हें देख लेना है। ये मैंने तुम्हें क्विक रिव्यू देने की कोशिश की है, इनको तुम्हें अच्छे से पहले काम करना है। ये हम लोग जल्दी कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 11th क्लास का अंतिम, लगभग 2 चैप्टर बचे हुए हैं। क्लास 12th का भी जल्द ही कंप्लीट होगा, 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल एक और तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन है, जो बच्चे अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं उन्हें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर तुम लेना चाहो तो 30 जून तक मेरे भी बैचेस वहां चल रहे हैं। 11th की न्यू बैच आ रही है, 12th के बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं 2023 के लिए। तो तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन की रेट में 20% का डिस्काउंट मिल रहा है कुमार लाइव कोड को यूज करने पे। इस कोड को यूज कर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, फिर आगे की स्ट्रेटजी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। ये है नंबर, ठीक है।
तो ओवरऑल ये 20% ऑफ 30 जून तक वैलिड ये रहेगा। मेन जो हमारी बात है वो है अंतिम युद्ध। जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। इस बार पूरा का पूरा चैप्टर तुम कंप्लीट कर कर नीट में जाओगे। और जो आज मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया है ये कम से कम इन टॉपिक्स को तो जरूर अच्छा कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो क्लास 12th पे वीडियो आएगी। उसमें भी हर एक टॉपिक को ऐसे ही डील मैं करूंगा जो जो टॉपिक एग्जाम में मैक्सिमम आते हैं। इन टॉपिक्स को कर कर जाना है तुमको, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।